कॉफ़ी हाउस। दिन के 2:30 बजे का समय हो चुका था। अर्जुन बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था। वो कुर्सी पर बैठा था और उसकी टांगें सामने रखे टेबल पर आराम से रखी थी। मेज पर उसके कॉलेज के दिनों की कुछ किताबें थी और साथ में ही एक नोटपैड रखा था। वो उस नोटपैड को हमेशा अपने साथ रखता था और कहानियाँ और कविताएं लिखा करता था। वो याद करने लगा कि कैसे उस दिन वो गाड़ी में घूमने गए थे और कैसे बारिश शुरू हो गई थी और कैसे दोनों ने गाना गाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। उसने अपने आप से कहा, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, सब खत्म हो चुका है। अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। वो फ़ोन की तरफ झपटा। उसने संदेश पढ़ा, ठीक है, हम आखिरी बार आज सुबह 10 बजे मिलते हैं। वो दोनों उसी कॉफ़ी हाउस में मिलने वाले थे जहाँ वो 2 वर्ष पहले मिले थे और फिर हर दिन वहाँ जाने लगे थे। अर्जुन हमेशा से ही एक लेखक बनना चाहता था, परंतु रोजी रोटी कमाने के लिए उसने एक IT कंपनी की नौकरी कर ली थी। निष्का की अपनी कुछ प्राथमिकताएं थी। वो अपना एक छोटा सा प्ले स्कूल खोलना चाहती थी और वो अपने वर्तमान काम के द्वारा पैसे इकट्ठे कर रही थी। अर्जुन फिर से वर्तमान में आ गया और उसने अपने आप से कहा, तो इस बार उसने निर्णय ले ही लिया है मिलने का। लेकिन उसको अभी भी ये यकीन नहीं था कि वो संदेश निष्का ने ही भेजा था या किसी और ने। पिछले 2 वर्षों में उन दोनों में बहुत झगड़े हुए थे। हर बार झगड़े के बाद निष्का ही सब ठीक ठाक कर देती थी। बाद में अर्जुन सोचता था कि उसको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए था। वो सोचता था कि निष्का के साथ झगड़े के दौरान उसको इतनी उग्र प्रतिक्रिया नहीं दिखानी चाहिए थी। अर्जुन जोर से बोला, जैसे किसी को सुनाना चाहता हो, अगर वो अब मेरी परवाह नहीं करती है तो हमको अपना संबंध समाप्त कर लेना चाहिए। कल ही हमको अलग अलग हो जाना चाहिए। कुछ देर के बाद अर्जुन सो गया, पर वो निष्का के बारे में ही सोच रहा था, परंतु उसको रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह जब वो उठा उसको नींद तो आ रही थी, पर वो जल्दी से तैयार होकर कॉफ़ी हाउस की तरफ ड्राइव करने लगा। रास्ते में वो मन ही मन में दोहरा रहा था कि वो क्या क्या कहेगा। अर्जुन ने अपनी कार कॉफ़ी हाउस के बाहर खड़ी की और तुरंत ही अंदर दाखिल हो गया। वो सीधा उस मेज की तरफ गया जहां वो दोनों बैठा करते थे। करीब 15 मिनट के बाद निष्का दाखिल हुई। अर्जुन को गुस्सा आने लगा था क्योंकि वो हमेशा ही देरी से आती थी। वो बहाने बनाती थी, पर अर्जुन का गुस्सा शांत नहीं होता था। इस बार अर्जुन ने अच्छा व्यवहार किया और उसके लिए एक कुर्सी खींचकर पीछे की। उसको गले से लगाकर उसका अभिवादन किया, परंतु उसने निष्का की आंखों में नहीं देखा। उनकी कहानी कोई परियों की प्रेम कथा तो नहीं थी, परंतु निष्का कहती थी कि उनकी कहानी फर्क थी। निष्का से पहले भी अर्जुन के कई प्रेम प्रसंग हो चुके थे, लेकिन उसको कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जैसा कि उसको निष्का के साथ महसूस हो रहा था। हमेशा की तरह ही अर्जुन ने गर्म कॉफ़ी और निष्का ने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी के ऑर्डर दिए। दोनों में से कोई भी बातचीत शुरू नहीं करना चाहता था। अर्जुन कल्पना करने लगा कि अगले दिन से बिना निष्का के उसका जीवन कैसा होने वाला था। उसको पूरा विश्वास था कि उनका संबंध उस दिन समाप्त हो जाने वाला था। निष्का ही हमेशा उसके प्रेम संबंध को बचा लेती थी। जब वो अपनी कॉफ़ी पी रही थी, अर्जुन उसको ही देखे जा रहा था। उसको यह आभास हुआ कि वो निष्का के साथ ही बूढ़ा होना चाहता था, चाहे वो उससे अभी कितनी भी घृणा करता हो। वो जीवन में कभी भी इतना भयभीत नहीं रहा था। निष्का सिर्फ अपनी कॉफ़ी पर ही ध्यान दे रही थी, परंतु वो नीचे देखकर भी उन आंसुओं को नहीं छुपा पा रही थी जो शायद बाहर नहीं दिख रहे थे। अर्जुन को तो उससे फिर से प्रेम होने ही वाला था, पर वो हैरान था कि इस बार वो उनके झगड़े को समाप्त करे, सब कुछ ठीक करने का प्रयास भी नहीं कर रही थी। आगे कुछ मिनटों के बाद अर्जुन ने ही शुरू किया, अगर सब समाप्त हो गया है तो मैं तुम्हें आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। निष्का चुप रही। उसकी चुप्पी अर्जुन को खलने लगी। वो उठा और तेजी से कॉफ़ी हाउस के बाहर निकल गया।
2 मिनट में ही अपनी कार के पास था। जब भी पहले ऐसा होता था निष्का दौड़कर उसके पीछे आती थी और अर्जुन को रोक लेती थी, परंतु आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न तो वो बाहर आई और न ही उसने आवाज़ लगाई। अर्जुन को और भी गुस्सा आया क्योंकि वो तो उसकी बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रही थी। वो गुस्से से तमतमाता हुआ फिर से कॉफ़ी हाउस में गया और उसके सामने खड़ा होकर बोला, मुझे मालूम था कि तुम तो बाहर तक भी नहीं आओगी। गुड बाय, सुन रही हो? गुड बाय। निष्का की आंखों से आंसू गिरने लगे। अर्जुन सोचने लगा कि अब वो सब ठीक कर लेगी। निष्का तो नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसको छोड़कर चला जाए। अर्जुन को पिछले सभी झगड़े याद आने लगे। उनके झगड़े कुछ घंटों से अधिक नहीं चलते थे, लेकिन इस बार अर्जुन हैरान हो गया क्योंकि निष्का ने भी कहा गुड बाय। अर्जुन का क्रोध और भी बढ़ गया, लेकिन वो अंदर से बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगा था। उसने अपनी कार की चाबियां मेज पर रख दी और अपने घुटनों पर बैठ गया। दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने निष्का का हाथ अपने हाथ में ले लिया और क्षमा मांगने लगा। उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उसने उठकर निष्का का माथा चूम लिया। अर्जुन आशा कर रहा था कि वो उसकी तरफ देखेगी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन सब समाप्त हो गया। 2 वर्षों का वो प्रेम प्रसंग अंत हो गया। कुछ वर्षों के बाद अक्षिता अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। स्कूल के बड़े से हॉल में आज वो अपनी कहानी सुनाने वाली थी। उसने वो कहानी लिखी थी। वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। उस दिन के लिए उसने बहुत लंबा इंतजार किया था। सभी कुछ तैयार था। अक्षिता मुख्य द्वार की तरफ ही देखे चली जा रही थी। मंच पर संचालक ने उसका नाम पुकारा। वो मंच पर पहुंच गई, परंतु उसकी आंखें हॉल के मुख्य द्वार को ही देख रही थी। अचानक एक शानदार सूट पहने एक व्यक्ति अंदर आया। उसने अक्षिता को शुरू करने का संकेत किया। अक्षिता कहानी सुनाने लगी। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक 16 वर्ष की लड़की इतनी अच्छी कहानी लिख सकती थी। जब उसकी कहानी अंत हुई, सभी श्रोता अपनी जगह खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अक्षिता ने सभी को धन्यवाद कहा और मंच से नीचे आ गई। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अगले प्रतियोगी की प्रतीक्षा होने लगी। कुछ देर शांति रही, पर अचानक हॉल के मुख्य द्वार से किसी ने ताली बजानी शुरू कर दी। अक्षिता ने उधर देखा, परंतु अर्जुन ने उसकी तरफ नहीं देखा। अक्षिता किसी की प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन जान चुका था कि अक्षिता अपनी माँ का इंतजार कर रही थी, जो हमेशा ही कहीं भी 10-15 मिनट देरी से ही पहुँचती थी। अक्षिता दौड़कर अपनी माँ की तरफ गई और उससे लिपट गई। माँ, आप आज फिर देरी से आई। निष्का ने कहा, बेटी प्ले स्कूल में छुट्टी नहीं मिली ना, मुझे 50 बच्चों को संभालना पड़ता है। अर्जुन भी उनके पास आ गया और उन दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। निष्का, अर्जुन और अक्षिता तीनों के चेहरों पर एक बहुत ही सुखद खुशी थी। अक्षिता उनको बताने लगी कि उसको कितनी घबराहट हो रही थी कहानी सुनाते हुए। अर्जुन बहुत खुश था क्योंकि वो देख रहा था कि उसकी बेटी लेखिका बनने की तरफ बढ़ रही थी। निष्का ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। निष्का ने अचानक अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा, थैंक यू अर्जुन, तुम उस दिन मुझे कॉफ़ी हाउस में छोड़कर नहीं गए। तुमने मुझे अपने साथ ही रखा। मैं क्या करती अगर तुम गुस्सा होकर चले जाते। अर्जुन मुस्कुराकर याद करने लगा कि कैसे उस दिन उसने कॉफ़ी हाउस में निष्का को मनाया था। अचानक उसने कहा, चलो आज हम तीनों ही उस कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीने चलते हैं, कुछ बातें ताज़ा हो जाएंगी। कुछ देर बाद उनकी कार कॉफ़ी हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी और अर्जुन और निष्का दोनों ही पुरानी यादों में खोए हुए थे। उनकी 16 बरस की बेटी कल्पना कर रही थी कि उसके माता पिता की प्रेम कहानी में उस कॉफ़ी हाउस की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा कथा। पलायन।
मेरे डैडी ने चिल्लाकर कहा, लूसी अपने कमरे में जाओ। मैं दौड़कर अपने कमरे में चली गई और अपने पीछे दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। तुरंत ही मुझे लकड़ी की सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ आने लगी। मुझे मालूम हो गया कि मैं समस्या में थी। कदमों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर मेरे डैडी ने ज़ोर से एक लात मारी और दरवाज़ा तोड़ दिया। मेरे बाल पकड़कर उन्होंने मुझे एक झापड़ लगाया और फिर धमाधम पीटने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हर बार जब भी मैं कुछ गलत कर देती थी यही सब होता था। वो मुझे पीट देते थे। मैं कभी भी नहीं समझ पाई कि वो ऐसा क्यों करते थे। मैं अपने 3 बेडरूम के घर में अपने मम्मी डैडी और अपने छोटे भाई थॉमस के साथ रहती हूँ। थॉमस और मैं एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। हम दोनों सब कुछ साथ साथ करते हैं। मैं कामना करती थी कि काश मेरे मम्मी और डैडी भी मेरे और थॉमस के जैसे ही होते। जब हम छोटे थे हमको घर से बाहर खेलने की कभी भी अनुमति नहीं दी जाती थी। मम्मी हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने को कहती रहती थी। प्राइमरी स्कूल में भी जब हम नाटकों में भाग लिया करते थे हमारे मम्मी डैडी कभी भी हमारे नाटक देखने नहीं आते थे। कैसे माँ बाप बच्चों से ऐसा व्यवहार करते होंगे। तब से अब तक मेरा अपने मम्मी डैडी से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। एक रात मेरे छोटे भाई ने मेरी मम्मी से कहा, मम्मी क्या हमारा और कोई भाई या बहन भी हो सकता है। मम्मी ने तो थॉमस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर उसको 2-3 झापड़ जड़ दिए। वो उसको पीटती ही जा रही थी। जब मैंने उनको रोकने का प्रयास किया मम्मी ने मुझे भी पीट दिया। मैं चिल्लाते चिल्लाते ऊपर जाने लगी। मैं आपसे घृणा करती हूँ मम्मी। कुछ देर के बाद मेरा भाई भी कमरे में आ गया। वो मुझसे पूछने लगा कि क्या मैं ठीक थी। मैंने उसको कहा, नहीं, मुझे अब इस घर से बाहर निकलना ही होगा। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी अपने बैग पैक करने शुरू किए। वो बोला, तुम कहाँ पर रहोगी। मैंने कहा, कुछ दिन मैं अंकल रिचर्ड के पास रह लूँगी। थॉमस तो रोने लगा। मैंने उसको गले से लगा दिया। थॉमस ने कहा, मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ। मैं खुशी से बोली, सच में? तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो बोला, मैंने सोचा तुमको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा, अगर तुम फ़ौज में जाना चाहते हो तो ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। थॉमस ने मुझे प्यार से चूम लिया और फिर अपने कमरे में चला गया। रात के 9 बज गए थे और नीचे से माँ खाने के लिए आवाज़ें लगा रही थी। मैं दौड़ कर नीचे गई पर थॉमस अपने कमरे से बाहर नहीं आया। मम्मी ने कहा, क्या थॉमस नीचे नहीं आ रहा है। कुछ देर के बाद थॉमस भी नीचे आ गया और बोला, सॉरी, मैं अपना कमरा साफ़ कर रहा था। हम लोग शांतिपूर्वक खाने लगे। अचानक थॉमस ने कहा, मम्मी डैडी, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मुझे तो मालूम था कि वो क्या कहने वाला था। मैं चुप रही। उसने कहा, मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ। मुझे रोकने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि मैंने निर्णय ले लिया है। मम्मी तो रोने लगी और कमरे से बाहर चली गई। डैडी मम्मी के पीछे गए ताकि देख सके कि वो ठीक थी। थॉमस ने मुझे कहा, तुम ठीक कह रही थी लूसी, मैं भी अब यहाँ नहीं रह सकता। मैंने कहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम कभी ये महसूस भी करोगे कि हमारे मम्मी डैडी कैसे राक्षस हैं। हमारे बचपन से ही वो हमारे साथ कैसा बुरा व्यवहार करते आए हैं। थॉमस ने कहा, तो तुम अंकल रिचर्ड के घर जा रही हो। हाँ, आज रात को ही चली जाऊंगी। बस सहन नहीं कर सकती। मैंने अपने बिस्तर के नीचे से अपने बैग निकाले और अपने भाई के माथे को चूमा और गुड बाय कह दिया। मैं चुपके से नीचे आ गई। मैं देखना चाहती थी कि मम्मी डैडी कहीं नीचे वाले कमरे में तो नहीं थे। जब मैंने उनको वहाँ नहीं देखा मैं अपने बैग लिए जल्दी से घर से बाहर निकल गई और अंकल के घर की तरफ दौड़ने लगी। आधे घंटे में मैं अंकल के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने कहा, लूसी, इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा, अंकल रिचर्ड, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए।
बैठ जाओ बेटी। मैं सोफे से आराम से बैठ गई। अंकल ने कहा, हाँ आप बताओ क्या हुआ। अंकल मैं घर से भाग आई हूँ। अंकल के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम भाग आई, पर क्यों? अंकल मम्मी और डैडी मुझे और थॉमस को बात बात पर पीटने लगते हैं। थॉमस भी फौज में जा रहा है। फौज में जा रहा है? क्या सोचता है वो? जरा उसको फ़ोन तो लगाओ। मैंने जल्दी से थॉमस का नंबर मिलाया। वो मेरी आवाज़ सुनकर खुशी से चिल्ला उठा, लूसी मैं खुश हूँ। अंकल रिचर्ड कैसे हैं? लो अंकल से बात करो। अंकल ने कहा, हेलो थॉमस। हेलो अंकल रिचर्ड। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम फौज में जा रहे हो? जी हाँ अंकल। क्या कर रहे हो बेटा? फौज में तो जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। लेकिन अंकल मैं फौज में ही जाना चाहता हूँ। ठीक है थॉमस, पर जरा ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। जी अंकल मैं जा रहा हूँ, मम्मी बुला रही है। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मम्मी की आवाज़ आई, थॉमस लूसी को कहो कि जल्दी यहाँ आ जाए। थॉमस ने कहा, मम्मी लूसी यहाँ नहीं है, वो भाग गई है। भाग गई है? लेकिन क्यों? मम्मी ने हैरानी से पूछा। थॉमस ने चिल्लाकर कहा, आपको मालूम है क्यों? बचपन से ही आप और डैडी मुझे और लूसी को पीटते चले आ रहे हैं। मैं भी इसीलिए फौज में जा रहा हूँ, तुम दोनों से दूर जाना चाहता हूँ। थॉमस दौड़कर ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। डैडी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगे। उन्होंने थॉमस के दरवाजे को खटखटा कर कहा, दरवाज़ा खोलो। थॉमस ने चिल्लाकर कहा, चले जाइए यहाँ से। डैडी ने चिल्लाकर कहा, थॉमस मैंने कहा जल्दी से दरवाज़ा खोलो। आप चले जाइए डैडी। डैडी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और फिर थॉमस को खूब पीटा। थॉमस भी रोने लगा। डैडी कमरे से बाहर चले गए। अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा। लूसी डैडी ने मुझे बहुत पीटा, प्लीज़ वापस आ जाओ। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आती हूँ। आधे घंटे के बाद मैं अपने घर में आ गई। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मम्मी डैडी कहाँ हैं आप दोनों? कोई जवाब नहीं आया। मैं दौड़कर ऊपर गई और देखा तो थॉमस बिस्तर पर लेटा था। मैंने कहा, तुम ठीक तो हो थॉमस? नहीं लूसी मैं ठीक नहीं हूँ। मम्मी और डैडी कहाँ हैं? अपने बेडरूम में है। जैसे ही थॉमस ने यह कहा, मम्मी डैडी अपने कमरे से बाहर आ गए। मैंने अपने डैडी पर प्रहार करना चाहा, पर मैं जानती थी कि अंत में मेरी ही पिटाई हो जाएगी। मम्मी ने कहा, लूसी तुम वापस आ गई? मैंने कहा, मैं रहने नहीं आई हूँ। डैडी आपने थॉमस को क्यों पीटा? उसने ऐसा क्या किया है? डैडी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में था। डैडी रोने लगे और मम्मी उनको सांत्वना देने लगी। थॉमस अपने कमरे में चला गया और अपने बैग पैक करने लगा। मम्मी ने कहा, थॉमस तुम यह क्या कर रहे हो? थॉमस ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी थॉमस के सामान को पैक करने लगी। मैंने मम्मी से कहा, हम दोनों जा रहे हैं और हम अब वापस नहीं आएंगे। मम्मी रोने लगी। थॉमस लूसी प्लीज़ मत जाओ। थॉमस ने चिल्लाकर कहा, हम जा रहे हैं। मैं लूसी के साथ अंकल रिचर्ड के घर में रहूँगा और फिर वहीं से फौज में चला जाऊँगा। जैसे ही हम उसका सामान लेकर बाहर जाने लगे, दरवाजे पर ही डैडी ने मेरी बाँह पकड़ ली और मुझे पीटने का प्रयास किया। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया और डैडी को एक मुक्का मार दिया। डैडी ने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे मुक्का क्यों मारा? आप इसी योग्य हैं। हम दोनों घर से बाहर आते ही सड़क पर दौड़ने लगे। आखिर हम दोनों ही स्वतंत्र हो गए थे। हम दोनों अंकल रिचर्ड के घर पहुंच गए। अंकल ने हमारा स्वागत किया और हमको अंदर ले गए। मैं तुम लोगों के लिए चाय लाता हूँ, बहुत सर्दी है। तुम दोनों जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। मैंने कहा, क्या हम हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत प्रेम करता हूँ। थॉमस ने कहा, हम जानते हैं अंकल थॉमस। मैं सोचने लगी कि हमारे मम्मी डैडी भी अंकल रिचर्ड्स की तरह होते। हमको अंकल के घर पर रहते 3 महीने बीत गए। मम्मी डैडी कभी भी नहीं आए। एक दिन मैंने अंकल से पूछा, अंकल आज हम क्या करेंगे? तुम क्या करना चाहती हो? मैंने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा सकती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। थैंक यू अंकल, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। मैं तैयार होकर अपने दोस्तों से मिलने चली गई। 20 मिनट के बाद मैं सिनेमा हॉल में पहुँच गई। मैं सबसे मिली और फिर हम अंदर चले गए।
हम टिकट लेकर बैठ गए और फिल्म के शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगे। पीछे थॉमस ने अंकल से कहा, अंकल रिचर्ड, लूसी तो फिल्म देखने चली गई, हम कुछ कर सकते हैं? तुम क्या करना चाहते हो? अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंकल ने कहा, कौन आया होगा? मम्मी और डैडी को देखकर अंकल ने कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी और डैडी ने कहा, हम थॉमस और लूसी से मिलने आए हैं। थॉमस जल्दी से ऊपर जाकर बिस्तर के नीचे छिप गया। अंकल ने कहा, वो यहाँ नहीं है, बाहर घूमने गए हैं। ठीक है, हम लोग बाद में फिर से आ जाएंगे। मम्मी और डैडी वापस चले गए। थॉमस दौड़कर नीचे आया। उसने अंकल से कहा, मैं उनसे कभी भी नहीं मिलना चाहता अंकल रिचर्ड्स। कुछ घंटों के बाद फिल्म देखकर वापस आ गई। घर पर मैंने ना तो थॉमस और ना ही अंकल रिचर्ड को देखा। मैंने सोचा बाहर गए होंगे। तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। थॉमस का फ़ोन था। मैंने कहा, कहाँ हो तुम और अंकल रिचर्ड? उसने कहा, हम लोग पार्क में हैं। सुनो, आज मम्मी और डैडी आए थे, पर मैंने उनसे बात नहीं की। मैं ऊपर जाकर बिस्तर के नीचे छिप गया था। अंकल ने उनको कह दिया कि हम दोनों बाहर गए हुए थे। कुछ देर बाद मैं घर में अकेले ही टेलीविज़न देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी मम्मी और डैडी फिर से आ गए थे। मैंने कहा, अब आप दोनों को क्या चाहिए? उन्होंने कहा, लूसी प्लीज़ हमसे सिर्फ बात कर लो। मेरी मम्मी ने कहा, थॉमस कहाँ है? वो अंकल रिचर्ड के साथ बाहर घूमने गया है। अब आप दोनों भी चले जाइए, मैंने चिल्लाकर कहा और दरवाज़ा उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। वो चले गए। मैंने थॉमस को फ़ोन करके सब बता दिया। कुछ देर बाद थॉमस और अंकल रिचर्ड आ गए। वो मेरे लिए सैंडविच लाए थे। थॉमस ने कहा, अब अगर मम्मी डैडी आए तो मैं उनसे बात करूँगा। अचानक मैंने कहा, थॉमस, हमें उनको एक मौका तो देना ही चाहिए, देखो वो क्या कहते हैं। थॉमस को गुस्सा आ गया। भूल गई तुम, कितना पीटा करते थे वो हम दोनों को। कुछ देर के बाद मैं और थॉमस घर के बाहर टहलने निकले। अचानक पीछे से मम्मी की आवाज़ आई। मैंने कहा, क्या चाहिए अब आपको मम्मी? आपने आगे ही बहुत दुख दिया है हम दोनों को। माँ विनती करती है, पर मैं एक नहीं सुनती। मुझे आपसे कोई भी संबंध नहीं रखना है, हमें अकेला छोड़ दीजिए और चले जाइए। मैं और थॉमस दौड़कर अंकल रिचर्ड के घर में वापस चले गए। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अंकल रिचर्ड ने कहा, क्या कर रही हो तुम लूसी? अंकल, दूर जा रही हूँ। तुम कहाँ जाओगी और कहाँ रहोगी? मैं अपने दोस्तों के साथ रह लूँगी, फिर कोई स्थायी ठिकाना खोज लूँगी। थॉमस मुझे रोकने का प्रयास करता है, पर मैं उसकी नहीं सुनती। मैं अपने माँ बाप से बहुत दूर जाना चाहती थी। बाय अंकल, बाय थॉमस। आज इस बात को 30 बरस बीत गए। मैं अब 2 बच्चों की माँ हूँ। एक 10 बरस का बेटा है और 14 बरस की बेटी है। मेरे पति अंकल रिचर्ड के मित्र के बेटे हैं। उस दिन अंकल रिचर्ड का घर छोड़कर मैं 2 हफ्ते तक इधर उधर धक्के खाती रही। मैं वापस अंकल रिचर्ड के घर वापस आ गई। अंकल रिचर्ड ने मुझे और थॉमस को अपने गांव के घर में रख दिया। वो हमको पैसे भेजने लगे। हम दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। थॉमस फौज में अफसर हो गया। मैंने कॉलेज की डिग्री लेने के बाद एक बड़ी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने और थॉमस ने पैसे बचाए और एक नया घर खरीदा और अंकल रिचर्ड को अपने साथ अपने नए घर में ही रखा। मैंने अपने दोस्त माइकल से शादी कर ली। थॉमस ने एक जर्मन लड़की से शादी कर ली। अब वो जर्मनी में रहता है। मैं अब लंदन के पास एक शहर में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। 10 बरस तक हम अपने मम्मी डैडी से नहीं मिले। फिर एक दिन अचानक हमें मालूम चला कि हमारे डैडी बीमार थे। उनके पास पैसे तो बहुत थे, पर ना बेटा था ना बेटी। आखिर मैं और थॉमस उनको मिलने गए। उस दिन अस्पताल में माँ ने हमको बताया, बेटा तुम्हारे डैडी तुमको बहुत पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए तुमसे इतना कठोर व्यवहार करते थे। उनके बचपन में उनके अनाथालय में उनको बहुत पीटा करते थे और वो समझते थे कि बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए पीटना जरूरी था। बेटा मैं गलत था। मैं बचपन से ही अनाथालय में पिटाई खा खा कर बड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे बिगड़ जाए, इसीलिए हम तुमको बाहर खेलने भी नहीं जाने देते थे। हम दोनों ही गलत थे। हमें माफ़ कर दो थॉमस, लूसी। अब सब ठीक हो गया है। हमारे मम्मी पापा मेरे ही घर में रहते हैं और ज़्यादा समय मेरे बच्चों के साथ
कहानियाँ सुनाने और खेल खेलने, घूमने इत्यादि में बिताते हैं। मम्मी पापा दोनों ही अनाथालय में बड़े थे। अब शायद वो फिर से अपना खोया हुआ बचपन एक बार फिर से खोज रहे हैं। अंकल रिचर्ड और डैडी देर रात तक बैठकर पीते हैं और खूब गप्पे मारते हैं। मैं रात को देर तक मम्मी के साथ बातें करती हूँ। मेरे पति माइकल हफ्ते में एक दिन घर आते हैं, उनकी नौकरी ऐसी है। माइकल के आने के बाद हर हफ्ते ही हमारे घर में देर रात तक पार्टी होती है। देर से ही सही, ज़िंदगी ने कुछ तो दे ही दिया हम सबको जीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा कथा। 20 वर्षों का श्रम। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। दोनों ही जवान थे, परंतु बहुत गरीब थे। दोनों ने अपने खेतों के पास एक छोटे से घर में रहना शुरू कर दिया। आखिर एक दिन गरीबी से तंग आकर पति ने पत्नी से कहा, मैं काम की तलाश में दूर देश जाऊंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। उन पैसों से मैं तुमको एक सुखी ज़िंदगी दूंगा। हो सकता है मैं एक लंबे समय तक घर ना आऊँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूँगा और तुम भी ऐसा ही करना। पत्नी भी अच्छा जीवन चाहती थी, इसीलिए वो भी सहमत हो गई। पति कई दिनों की एक लंबी यात्रा के बाद एक किसान से मिला। उस किसान को काम करने के लिए आदमी चाहिए थे। पति ने किसान से काम की शर्तों पर बातचीत करना शुरू कर दी। पति ने कहा, मैं आपके पास जब तक चाहूँगा काम करूँगा, पर जब मैं घर जाना चाहूँगा आपको मेरे पूरे पैसे दे देने होंगे। अभी मुझे हर महीने तनख्वाह नहीं चाहिए होगी, मेरे पैसे आप ही बचा कर रखिएगा। जब मैं जाऊँगा तब आप पैसे दे दीजिएगा। किसान सहमत हो गया और इस तरह पति ने उस किसान के खेत पर काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते 20 वर्ष बीत गए। इस दौरान उस पति ने ना तो कोई छुट्टी ही ली और ना ही पैसे लिए थे। 20 वर्षों के बाद उसने अपने मालिक से कहा, अब मैं घर जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। उसके मालिक किसान ने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे एक सौदा कर सकता हूँ। या तो तुम अपने पैसे ले सकते हो या मैं तुमको 3 महत्वपूर्ण बातें बता सकता हूँ। ये 3 तरह की सलाह होगी, बोलो तुमको पैसे चाहिए कि सलाह। कुछ देर सोचने के बाद पति ने कहा, आप मुझे 3 सलाह दे दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसके मालिक किसान ने कहा, पहली सलाह है, जीवन में कभी भी छोटा रास्ता मत लेना, अनजाने रास्ते में तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो। दूसरी सलाह, कभी भी अति जिज्ञासु मत होना, क्योंकि किसी बुरी चीज़ में तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी जान भी ले सकती है। तीसरी सलाह, कभी भी क्रोध या दर्द में निर्णय मत लेना, क्योंकि क्रोध के समय में या दुख के समय में लिए हुए निर्णय से पछताना ही पड़ता है। फिर मालिक किसान ने पति को कहा, ये 3 पाव रोटी हैं तुम्हारे लिए, 2 तुम रास्ते में खा सकते हो और ये तीसरी वाली तुम घर जाकर अपनी पत्नी के साथ खाना। उसने 3 बहुत बड़ी बड़ी पाव रोटियाँ उस पति को दे दी। पति ने घर में अपनी पत्नी को याद किया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। एक दिन चलने के बाद उसको एक आदमी मिला। उसने पति से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? पति ने कहा, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, 20 दिन लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने में। उस व्यक्ति ने कहा, ये रास्ता तो बहुत लंबा है, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है, तुम 5 दिनों में घर पहुँच जाओगे। पति को अचानक अपने मालिक की पहली सलाह याद आई कि छोटा रास्ता मत लेना। वो लंबे रास्ते पर ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद उसको सड़क के किनारे एक धर्मशाला दिखी। उसने कमरे का किराया दिया और स्नान करके सो गया। रात को उसको एक जोर की चीख सुनाई दी। वो उठकर जाना ही चाहता था, पर उसको दूसरी सलाह याद आई कि अति जिज्ञासु मत होना। वो फिर से सो गया। अगली सुबह उसने धर्मशाला के मालिक से उस चीख के बारे में पूछा। धर्मशाला के मालिक ने कहा, क्या रात को तुमने उस चीख के बारे में जानने की
जिज्ञासा नहीं हुई थी? जी हुई तो थी, परंतु मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। धर्मशाला के मालिक ने कहा, इस शहर में रात बिताकर जिंदा जाने वाले तुम पहले व्यक्ति हो। यहाँ पास में एक पागल रहता है, वो रात को चिल्लाता है, अगर कोई उसके पास आता है तो वो उसको मारकर सब लूट लेता है और उसकी लाश को खेतों में दफन कर देता है। पति ने अपनी यात्रा फिर शुरू कर दी। आखिर वो अपने घर पहुंच गया। रात का समय था। उसने देखा कि उसकी पत्नी के कमरे में प्रकाश था। उसने खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी अकेली नहीं थी, एक नौजवान भी उसके साथ ही था। उसकी पत्नी उस नौजवान के बालों पर अपनी उंगलियां फेर रही थी। पति को बहुत ही गुस्सा आया और वो पीछे हट गया। वो दोनों को ही जान से मार देना चाहता था, परंतु तभी उसको तीसरी सलाह याद आई कि क्रोध में या दुख में कोई भी निर्णय मत लेना। वो रुक गया। वो उस रात को घर के बाहर ही सो गया। अगली सुबह उसने सोचा कि अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मारकर वो अपने किसान मालिक के पास वापस चला जाएगा। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उसको पहचान कर वो खुशी से चिल्लाने लगी। वो उससे लिपट गई, पर पति ने उसको पीछे धक्का दे दिया। उसने कहा, तुम धोखेबाज हो। मैं 20 वर्ष तक काम करता रहा और तुम यहाँ इस नौजवान के साथ। पत्नी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, ऐसा मत कहिए, वो नौजवान आपका बेटा है। जब आप चले गए मुझे मालूम हुआ कि मैं गर्भवती थी। हमारा बेटा अब 20 वर्ष का होने वाला है। पति की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर वो क्रोध में उसको मार डालता तो क्या होता? उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी पत्नी कॉफ़ी बना गई। पति ने तीसरी पाव रोटी काटी तो पाया कि उसके अंदर उसकी 20 वर्ष की नौकरी की तनख्वाह के बराबर का सोना रखा था। उसने देखा कि वो सोना तो वास्तव में उसकी 20 वर्षों की तनख्वाह से भी बहुत अधिक था। मित्रों, भगवान न जाने कैसी कैसी परीक्षाएं देता है। जीवन में दुख सुख दोनों ही देता है, परंतु वो उन लोगों को हमेशा ही अधिक देता है जो स्वार्थी नहीं होते हैं और हर काम सोच समझकर करते हैं। देर से ही सही, पर ईमानदार व्यक्ति को भगवान उसकी आशा से अधिक देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा कथा। जिंदगी मेरी खिड़की से। मेरा घर मुख्य सड़क के किनारे एक गली का सबसे पहला घर है। मेरी खिड़की से मुझे सड़क पर हो रही सभी गतिविधियां साफ साफ दिखती हैं। वास्तव में वर्षों से ही ये सड़क पर होने वाली गतिविधियां मेरे जीवन का एक भाग ही रही है। मेरे लिए खिड़की से लोगों को देखना और उनके व्यवहार को समझने का प्रयास करना एक अध्ययन है। खिड़की के पास ही मेरा एक छोटा सा मेज है जिस पर मैं बैठकर लिखा करती हूँ। सड़क के उस पार एक टिन का शेड है, जैसा है जिसे हम वर्षों से ही बस स्टैंड कहते चले आ रहे हैं। मैं घंटों खिड़की पर खड़ी नीचे बस स्टैंड पर खड़े और आने जाने वाले लोगों का अध्ययन करती रहती हूँ। जब लोग अपनी अपनी बस की प्रतीक्षा में उस बस स्टैंड पर खड़े होते थे, मैं उनके कपड़ों, उनके रूप और उनके व्यवहार के बारे में बहुत से अनुमान तैयार करती रहती थी। उनकी आतुरता, उनकी अनिच्छा और उनकी कभी कभी और लोगों से बात करने की अधीरता मुझे बहुत कुछ प्रदान कर देती थी। मैं बस स्टैंड पर खड़े लोगों को किसी खुली किताब की तरह पढ़ती थी, परंतु वो लोग नहीं जानते थे कि कोई उनका इतनी गंभीरता से अध्ययन कर रहा था। मैं तो उनके दिमाग की बातों को भी पढ़ लिया करती थी। शायद ये मुझे मेरे अनुभव ने ही सिखाया था। उस बस स्टैंड पर प्रतिदिन आने वाले शनिवार और छुट्टी के दिनों को छोड़कर 2 लोग कुछ खास ही थे। वो अपनी 12 बजे की कक्षा पढ़ाने के बाद सामने के ही एक इंस्टीट्यूट से बाहर आते थे और बस स्टैंड पर खड़े हो जाते थे। नौजवान लंबा और पतला था। उसकी छोटी छोटी दाढ़ी भी थी। उसके कपड़ों को देखकर ही ज्ञात होता था कि उसको अपने सीमित स्रोतों से ही गुजारा करना पड़ता था।
हफ्ते भर एक से ही कपड़े होते थे, पैंट्स, सफ़ेद कमीज, पॉलिश किए हुए जूते और हाथ में एक हैंडबैग जिसमें शायद कुछ किताबें होती थी। परंतु वो बहुत ही साफ सुथरा रहता था। वो तो इतना सावधान रहता था कि कहीं उसकी पैंट्स की क्रीज ना बिगड़ जाए, इसलिए वो बस स्टैंड के सामने पाइप की रेलिंग पर औरों की तरह नहीं बैठता था। अन्य लोग सड़क के समानांतर लगी हुई पाइप की रेलिंग पर बैठे बस की प्रतीक्षा करते थे, परंतु वो दूर ही खड़ा रहता था। दूसरी थी एक जवान लड़की, बहुत ही साधारण सलवार कमीज पहने होती थी। उसके बाल एक लंबी चुटिया में बंधे होते थे। उसको देखकर कोई भी आसानी से कह सकता था कि वो किसी मध्यम वर्गीय परिवार से थी। कभी कभी उसके सलवार और कमीज को देखकर ऐसा भी आभास होता था कि वो उसकी बड़ी बहन भी उन्हीं कपड़ों को पहना करती थी और ये लड़की कभी कभी उनको पहनकर आती थी। उसके कपड़े चमकीले रंगों के होते थे और उस पर खूब अच्छे लगते थे। वो सुंदर तो थी। मैं प्रतिदिन खिड़की पर खड़ी उस नौजवान और उस लड़की की प्रतीक्षा करती थी। वो ठीक समय पर ही बस स्टैंड पर पहुंच जाते थे और फिर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते थे। कई बसें आती थी और चली जाती थी, परंतु वो लगभग 1 घंटे के बाद ही किसी बस पर चढ़ते थे। इस दौरान वो दोनों ऐसे दिखते थे कि वो अजनबी थी और दोनों ही बस की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु वो दोनों 1 घंटे तक खूब बातें किया करते थे। मैं उनको देखकर ही अनुमान लगा चुकी थी कि दोनों ने समाज को चुनौती दे दी थी। उनके व्यवहार से ही ऐसा लगता था कि उनके परिवार या उनका समाज उनको एक साथ नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वो दोनों किसी तरह 1 घंटा उस बस स्टैंड पर बिताते थे और खुश रहते थे। वो कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ने का प्रयास नहीं करते थे, परंतु ऐसा लगता था कि कभी कभी किसी एकांत स्थान पर, किसी बगीचे में या किसी अनजान गली में तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते ही होंगे। लड़की के चेहरे पर प्रकट होने वाली लाज और लाली से ये साफ मालूम होता था कि वो नौजवान उससे रोमांटिक बातें करके उसको अपने से बांधे रखता था। लड़की की मुस्कान से भी सभी कुछ स्पष्ट हो जाता था। कभी कभी आइसक्रीम बेचने वाले के आने के बाद वो दोनों आइसक्रीम तो लेते थे, पर अलग अलग। पहले लड़की एक आइसक्रीम लेती थी और कुछ देर बाद लड़का ठेले पर जाकर आइसक्रीम ले लेता था। फिर वो ठेले वाले को लड़की की तरफ संकेत करके दिखाता था और उसकी आइसक्रीम के भी पैसे दे देता था। ये स्पष्ट था कि दोनों ही समाज से बहुत डरते थे। उनको हमेशा इसे ये भय रहता था कि कहीं कोई अपना उनको साथ साथ न देख ले। 1980 में तो देश इतना आधुनिक नहीं हुआ था और सभी प्रेम प्रसंग ही छुप छुप कर हुआ करते थे। एक दिन उस नौजवान ने उस लड़की को लाल रंग का एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया। मैं तुरंत ही समझ गई कि वो किसी फिल्म का टिकट था। अगले दिन वो लोग इंस्टीट्यूट नहीं आए। मैं समझ गई कि दोनों फिल्म का आनंद ले रहे होंगे। उसने लड़की को उसका टिकट इसलिए दिया था ताकि वो अकेले ही वहाँ आए और कोई उनको साथ साथ ना देख सके। 3 वर्षों तक यही क्रम जारी रहा। सिर्फ शनिवार को ही वो दोनों नहीं दिखते थे। उस दिन इंस्टीट्यूट बंद रहता था। उन दोनों के लिए बस स्टैंड पर वो खड़े होकर 1 घंटा बिताना ही शायद उनकी जिंदगी के सबसे बहुमूल्य क्षणों में से था। वो 1 घंटा साथ बिताने के बाद अगले 23 घंटे अलग अलग अपने अपने घर में बिताते थे। मुझे तो कुछ महीनों के बाद ही लगने लगा था कि उनका ये प्रेम प्रसंग असफल होने वाला था। अच्छी चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं। फिर एक दिन मैंने देखा कि दोनों कुछ दूर दूर खड़े थे। कोई बातचीत भी नहीं हुई। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। जरूर कुछ हो गया था। कई प्रश्न उठे। क्या लड़की की शादी होने वाली थी? क्या लड़की के घर वालों को उस नौजवान के बारे में मालूम चल गया था? क्या किसी ने उस लड़की पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी? क्या लड़के को कोई और लड़की मिल गई थी? बहुत से प्रश्न थे। कुछ दिनों में वो प्रतीक्षा का समय घटते घटते 5 या 10 मिनट तक आ गया। फिर वो दोनों अलग अलग समय पर आने लगे और अलग अलग बस में जाने लगे। सब कुछ बदल गया था। नौजवान के चेहरे पर दाढ़ी कुछ बढ़ गई थी और कपड़ों में भी लापरवाही की झलक नजर आने लगी थी। उसके जूतों की पॉलिश भी न जाने कहाँ खो गई थी। कुछ दिनों के बाद वो पहले ही चली जाती थी और वो बेचारा अकेला ही निराश चेहरा लिए बस की प्रतीक्षा करता था। कई वर्ष बीत गए। खिड़की वही थी, बस स्टैंड वही था, बसें वही थी, परंतु नाटक बदल गया था। फिर एक दिन लगभग 20 वर्षों के बाद
मैंने उस पहले वाले नौजवान को देखा। मोटा और भद्दा हो गया था, 50 के आसपास पहुंच गया था। अभी भी बस की प्रतीक्षा करता था। वो फिर से कभी नहीं दिखी थी, शायद शादी करके चली गई थी कहीं और। लगभग 1 वर्ष बाद, यानी उनके प्रेम प्रसंग के टूटने के 21 वर्षों के बाद, मैं भी किसी काम से उस इंस्टीट्यूट में गई हुई थी। मेरी कंपनी के कुछ कंप्यूटर वो इंस्टीट्यूट वाले खरीद रहे थे। मैं इंस्टीट्यूट के बाहर ही खड़ी थी। अचानक मैंने एक औरत और उसके 2 बच्चों को आते देखा। वो औरत कोई 40 बरस के पार थी और उसके बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, 10 और 12 बरस के थे। वो अपने बच्चों को बता रही थी, मैं 20 बरस पहले इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। मैं रोज़ बस से आया जाया करती थी। तुम लोग तो हर जगह कार से ही जाते हो। मैंने बहुत संघर्ष किया मेरे बच्चों। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि उसकी और उसके प्रेमी की कहानी को धागे में तो मैंने ही पिरोया था। क्या वो जानती थी कि उसका पूर्व प्रेमी अभी भी वहीं पढ़ाता था और अभी भी उसी बस स्टैंड पर आकर खड़ा होता था? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा कथा। फिर क्या करोगे? महात्मा बुद्ध घूम घूम कर लोगों को ज्ञान का संदेश देते थे। उनके बहुत से शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूर दूर जाया करते थे। उनके संग में निरंतर विस्तार हो रहा था और लाखों लोग बुद्ध धर्म को अपना रहे थे। सभी प्रशिक्षित भिक्षु देश विदेश में जाकर लोगों को ज्ञान और उपदेश देते थे। एक बार सूना प्रांत में भी प्रचार करने के लिए किसी भिक्षु को भेजना था। सभी भिक्षु जानते थे कि वो क्षेत्र बहुत ही प्रतिकूल था। कोई भी भिक्षु वहाँ जाने को तैयार नहीं हुआ। अचानक एक भिक्षु ने आगे आकर महात्मा बुद्ध से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने कुछ देर विचार करके सोचा कि वो भिक्षु तो अधिक शिक्षित भी नहीं था, वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर था, ज़्यादा फुर्तीला भी नहीं था और कभी दूर के प्रांतों में भी नहीं गया था। महात्मा बुद्ध को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो भिक्षु सूना प्रांत में जाकर सफल होगा। उस भिक्षु का नाम पूर्ण था। महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा, सूना प्रांत के लोग बहुत बुरे हैं। वो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। क्या तुम ये सब सहन कर सकोगे? भिक्षु ने कहा, मैं समझूंगा कि निंदा ही तो कर रहे हैं, थप्पड़ तो नहीं मार रहे हैं। बुद्ध ने पूछा, अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारे तब? भिक्षु बोला, मैं सोच लूंगा कि पत्थर और डंडों से तो नहीं मार रहे हैं। परीक्षा हेतु बुद्ध ने फिर पूछा, मान लो डंडे और पत्थर भी मारे तो? भिक्षु ने कहा, फिर मानूंगा कि मुझे कम से कम तीर तलवार से तो नहीं मार रहे। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर तीर तलवार से मारे तब? भिक्षु बोला, मुझे घायल ही तो कर रहे हैं, जान से तो नहीं मार रहे हैं। अंत में बुद्ध ने सीधा प्रश्न किया, अगर तुम्हें जान से ही मार दिया तो? तब भिक्षु नतमस्तक होकर बोला, हे तथागत, मरने से पूर्व मैं उनका उपकार मानूंगा, क्योंकि आपके पास रहकर मैंने इतना तो जाना ही है कि यह संसार दुख है, शरीर रोगों का घर है और मुझे इससे छुड़ाकर वे मेरा उपकार ही कर रहे हैं। बुद्ध जान गए कि यह भिक्षु असीम धैर्य का धनी है, क्रोध का शिकार नहीं होगा। यह सच्चा भिक्षु है। भिक्षु के लिए कड़वे वचनों को सुनना और प्रहारों को सहना सबसे बड़ी तपस्या है। आशीर्वाद देकर उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद।